Very good morning, everyone. Good morning. As usual. So, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे. आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल, कोई इशू नहीं है. हम लोग क्लास क्विकली स्टार्ट करेंगे. प्लीज जल्दी से सब कमेंट करेंगे. ओके, दिव्यांशु सिंह. हम लोग चैप्टर 1 मॉड्यूल स्पेसिफिक क्लास CS EET की स्टार्ट किए थे. 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं. दिस इज आवर 3rd क्लास एंड वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. इसलिए क्या वॉइस क्लियर है सबको? प्लीज एक बार यस कमेंट करेंगे. नेहा गुप्ता, सोनू कुमार, जानवी जायसवाल, दिव्यांशु सिंह. क्या वॉइस क्लियर है? नहीं क्लियर है. अच्छा, ओके. तो वॉइस इश्यू आने की वजह से बीच में क्लास पॉज हुई थी. अब स्टार्ट करते हैं CS EET चैप्टर 1 की. आज ऑलमोस्ट चैप्टर 1 हम खत्म करेंगे, तो अपना फुल अटेंशन, फुल फोकस रखेंगे. कल की क्लास हम लोग ने कहाँ पे खत्म करी थी? वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आज हमें बिजनेस पर्सनालिटीज वाला पोर्शन स्टार्ट करना था. ठीक है, बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर. कुछ लोग रोज हमें ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब से भी लोग ज्वाइन करते हैं, इसलिए उनके लिए 15 मार्च 2022 को ICSI ने CS EET की मॉड्यूल ये रिलीज करी थी, जो ये स्टडी मटेरियल है. इट इज रेफरेंस स्टडी मटेरियल. सिर्फ यही नहीं आता है, इसके साथ हमें बेसिक करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जो एवरी संडे वीकली क्लासेस चलती हैं. तो रेफरेंस मटेरियल पढ़ना है, उसके बाद बुलेटिन पढ़ना है, एंड प्रीफ्रेंस भी ऐसे ही रखेंगे. फिर अदर करंट अफेयर जो कि हमारे वीकली सेशंस ऑलरेडी कवर्ड अप है. डन. ये सब चीजें पढ़नी है एंड थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा रहना पड़ता है, बिकॉज एज ऑलरेडी टोल्ड करंट अफेयर्स के पास कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं होता है. लाइक आप ये चीज़ें कवर अप कर रहे हैं तो हो ही जाएगा करंट अफेयर्स. नो, करंट अफेयर्स मीन्स यू हैव टू बी वेरी अवेयर. अपनी एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए कि क्या रिक्वायर्ड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ रिसेंट मर्जर अमलगमेशन चल रहे हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी आप बनने वाले हैं, तो CS से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए खास स्पेसिफिकली फोकस रखना है. ऑलरेडी 2 चीज़ें डिस्कस्ड हैं. उसके बाद हम लोग बिजनेस पर्सनालिटीज वाले सेक्शन में स्टार्ट करेंगे. बिजनेस पर्सनालिटी सेक्शन में पहला पॉइंट है मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट. सबको पता है रिलायंस का नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इवन मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर यूजिंग जियो. जियो आप सब यूज करते हैं ना, आपको पता ही होगा इनके बारे में. वेल नोन पर्सनालिटी एंड अमेजिंग थिंग इज आफ्टर बीइंग कंपनी सेक्रेटरी आप खुद भी रिलायंस इंडस्ट्री अप्रोचेस मेनी कंपनी सेक्रेटरीज. तो फुल स्कोप रहता है, काफ़ी अच्छा स्कोप होता है रिलायंस पे काम करने का. हालांकि यू हैव टू बी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, बिकॉज रिलायंस में जॉब पाना इतना आसान नहीं है. यू हैव टू बी बेस्टेस्ट. आपको रैंक्स लानी पड़ती है, जॉब क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है, उन सब के बाद. सो पहला पॉइंट है मुकेश अंबानी. इसको एक क्विक रीडिंग करेंगे. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है? फाउंडिंग मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन कौन है? तो आई थिंक ये बिना पढ़े भी सब बता सकते थे कि रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन कौन है. दैट इज मुकेश अंबानी. स्टार्टिंग
Mr. Mukesh Dhirubhai Ambani is the chairman and managing director of Reliance Industry. He is a chemical engineer from the Institute of Chemical Technology, Mumbai. He pursued an MBA from Stanford University in US. He has been board of Reliance since 1977. Next, Mr. Mukesh Ambani is a member of the foundation board of the World Economic Forum. He is elected foreign member of prestigious United States National Academy of Engineering. He is a member of the Global Advisory Council of Bank of America. Among other, he is also the member of International Advisory Council and the Brookings Institution. So what is this? कि क्या इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेयरमैन कौन है रिलायंस के? आई थिंक ये बच्चों को पता है कि मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन है, बट व्हाट इज फॉर एग्जाम पर्पस के लिए क्या रेलिवेंट है? मुकेश अंबानी रिलायंस के साथ साथ और सारी चीज़ों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर रिलायंस का नाम क्वेश्चन में न दिया हो, उनके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस बिजनेस पर्सनालिटी की बात यहाँ पे हो रही है? तो मुकेश अंबानी का नाम रिलायंस के साथ साथ और कहाँ जुड़ा है वो भी पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलायंस। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। मॉड्यूल है सबके पास, आइदर इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, उसमें सब हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अब सॉफ्ट कॉपी में हाईलाइट कैसे होता है डाउनलोड एडोब रीडर, उसमें हाईलाइटिंग का ऑप्शन आता है, हो जाता है, आराम से हो जाता है। उसमें एग्जैक्टली यही मार्कर भी रहता है, येलो कलर का, रेड कलर का, जो भी आपको पसंद हो, एंड हो जाता है। उसको सेव करते चलिए, जहाँ से आप बुक रीड करेंगे वहीं पे दोबारा खुल जाएगा। मिस्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस। इसको अंडरलाइन करना है। ही परस्यूड MBA, ये सब नहीं, मेंबर ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इलेक्टेड फॉरेन मेंबर ऑफ United States National Academy of Engineering. He is a member of Global Advisory Council of Bank of America. He is also the member of International Advisory Council of the Brookings Institute. ठीक है, इतना पोर्शन आपको हाईलाइट करना है। यू कांट एक्सपेक्ट सो इजी क्वेश्चन कि रिलायंस का चेयरमैन कौन है, बट अगर यही पूछ रहे this business personality is also the member of International Advisory Council of the Brookings Institution. तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इन्हीं की बात हो रही है? इसलिए हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, वी आर एबल टू आंसर दैट। डन। सेकेंड, अजीम प्रेमजी, ये किसके चेयरपर्सन है? ही इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड। Well-known personality Azim Premji. He established a non-profit Azim Premji Foundation through which he aimed to improve the quality of elementary education in rural regions throughout the India. By end of more than decade, the foundation had extended computer-aided education for more than 16,000 schools with child-friendly content increasingly available in local languages. Reputation remained high ethical entrepreneur whose operations served as a model for other Indian firms. तो एक पैराग्राफ की कुछ लाइन उठा के देके कोट कर देगा। कोट मीन्स, कोट करना मतलब जैसे सपोज डॉट 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 और फिर यहाँ से लाइन लिख दी और फिर ऐसे कोट कर दिया, ठीक है। एंड फिर बोलेगा आइडेंटिफाई दिस बिजनेस पर्सनालिटी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग, बेसिक थिंग कि आप एज अ कंपनी के सेक्रेटरी एक की मैनेजरियल पोस्ट पे जा रहे हो, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज में कौन चेयरपर्सन है और वो चेयरपर्सन और कितने डिग्निफाइड रोल्स प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला इज ए चेयरपर्सन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप,
आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होता है। अगर बहुत इजी लैंग्वेज में कहें, आपके घर में इंश्योरेंस होता होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कुछ लोन्स वगैरह लेना पड़ता है, कुछ भी, तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह किसी चीज में भी आदित्य बिरला ग्रुप का नाम तो आ ही जाता है। आदित्य बिरला ग्रुप इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस बिजनेस। He is on the National Council of Confederation of Indian Industry and the Apex Advisory Council of Associated Chambers of Commerce and Industry of India। यहाँ से यहाँ तक सब मार्क करेंगे। Mr. Kumar Mangalam Birla is the chairman of Aditya Birla Group. He is on the National Council of Confederation of Indian Industry and the Apex Advisory Council of Associated Chambers of Commerce and Industry of India। सब मार्क कर लिए। Mr. Birla holds several key positions in various regulatory professional boards. He is the director of Central Board of Director of RBI. He was one of the chairman of advisory committee constituted by MCA. MCA पे as a CS आपका हर दिन काम रहेगा। आप एक जब ट्रेनिंग के दौरान आप जाएंगे, आर्टिकलशिप करेंगे, तो हर दिन MCA पे जाता है, Ministry of Corporate Affairs, and also served on the Prime Minister of India's Advisory Council on Trade and Industry. Mr. Birla has won the recognition of his exemplary contribution to leadership process and institution system building. इसके अलावा एक चीज़ मैंने रिसेंटली रीड की थी कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक सबसे बड़ी कमी है कि फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे सारे कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जो साइंस स्टूडेंट होते हैं मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो डॉक्टर्स ही बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वही पढ़ा रहे होते हैं, डॉक्टर्स ही पढ़ा रहे होते हैं, एंड वो सुबह लेक्चर लेने के बाद शाम को अपना गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या फिर उन जो बड़े बड़े जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो बैठते हैं वहाँ पे करते हैं। डॉक्टर डजंट मीन ओनली प्रोफेशनल, PhD भी होते हैं डॉक्टर। एक चीज़ जो हाईलाइटेड है, MBA करते हैं कुछ लोग, तो क्यों ना बड़े बड़े चेयरमैन कभी कभी सेशंस के, बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री अपनी कंट्री को ग्रो करना है तो जो इस फील्ड में सबसे एक्सपर्ट है आप उन्हीं से पढ़ें। तो कुमार मंगलम बिरला है, टिम कुक, बिल गेट्स और ऐसे बहुत लोग हैं। हालांकि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास कोई टाइम नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, बट लेकिन अगर एक कंट्री को ग्रो करना है तो MBA के कॉलेजेस वही होने चाहिए जहाँ पे आसपास कोई इंडस्ट्रीज हो, क्योंकि अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है तो आप इंडस्ट्री में एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। बुक थ्योरी अलग चीज होती है और एक्चुअली में कैसे वर्क करना है वो बेस्ट पर्सन जो ये बड़े बड़े लीडर्स जानते हैं वो एक टीचर्स नहीं बता सकते। एग्जैक्टली हम लोग भी यही प्रेफर करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो CS, आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन दिस, तो आई कैन टीच यू इन बेटर वे देन जो इस फील्ड को इसमें पढ़े हुए हैं। जो CS ऑलरेडी हैं, जो इस पर डील कर रहे हैं, वो अगर एक फ्यूचर CS को पढ़ाए तो वो बेटर रहता है। सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल उसमें अप्रोच कैसे करना है वो भी जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा किसी ने एडवाइस दिया था कि बिजनेस पर्सनालिटीज को भी सेशंस लेने चाहिए, क्योंकि कंट्री ग्रो तब करेगी जो उसका बेस्ट। मुकेश अंबानी सपोज एक टॉप लीडर है, वही आगे गाइड करेंगे कैसे यूथ को एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वो कैसे गाइड करते हैं, वो एक बड़ा लीडर ही गाइड कर सकता है। नेक्स्ट, टिम कुक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट बचा है। SEBI had constituted a committee of corporate governance under the chairmanship of Shri Mangalam Birla, member of SEBI board, to promote and raise the standard of corporate governance in respect of listed companies। तो ये SEBI के मेंबर बोर्ड में भी पार्टिसिपेटेड है। मतलब सोचो, इतनी बड़ी कंपनी के चेयरपर्सन, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी बॉडी में, SEBI में, RBI में टॉप पोजीशन में है। He plays very important industrialist role in the country। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब बात आती है वर्ल्ड लेवल पे। टिम कुक, CEO ऑफ एप्पल, द बिगेस्ट ब्रांड वैल्यू, राइट। एप्पल का फोन हो, एप्पल की लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, इतना बड़ा ब्रांड बनाया है एप्पल। नेक्स्ट, बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट, जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है वही अंडरलाइन कराएंगे। एलन मस्क किसके साथ है? मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और करेंटली एलन मस्क बहुत न्यूज में रहते हैं। एलन मस्क अभी रिसेंटली किसके न्यूज में? ट्विटर के। एलन मस्क स्पेसएक्स, पेपल, टेस्ला और साथ में अब मार्क कर लो
ट्विटर, इन सबसे कौन एसोसिएटेड है? एलन मस्क। वॉरेन बफेट, इनको विजार्ड ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। अब ये क्या कहानी है? एक्चुअली इतने बड़े फिलैंथ्रोपिक हैं कि इन्होंने कहा है अपनी 99% वेल्थ को आफ्टर डेथ ही डोनेट कर देंगे। इतना बड़ा अमाउंट 99% ऑफ वेल्थ को डोनेट कर देंगे। ये भी ऐसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे बिजनेस पर्सनालिटीज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इंपॉर्टेंट लीडर्स में नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन एंड व्लादिमीर पुतिन है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ वेरियस कमिटीज। सिर्फ नीति आयोग के नहीं है, बहुत सारी कमेटी में के मेंबर हैं। नीति आयोग के तो हम लोग ने बुक में ऑलरेडी ही पढ़ा हुआ है, इसलिए नीति आयोग के भी चेयरमैन है ये। मार्किंग द स्टार्ट ऑफ सेकेंड टर्म इन ऑफिस 2019, इससे पहले 2014, 2 टर्म्स के लिए लगातार प्राइम मिनिस्टर्स के लिए सर्व कर रहे हैं। फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनसे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो 1947 से पहले बॉर्न हुए हैं। ये ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो आफ्टर 1947 बॉर्न हुए। He also the distinction of being the longest serving chief minister of Gujarat 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। स्टेट लेवल पे टॉप पे चीफ मिनिस्टर, और फिर नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो टॉप पे प्राइम मिनिस्टर। क्या पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड रहा है? 2001 से 14 तक सीएम, फिर 2014 से 2022 टिल डेट हम कह सकते हैं, टिल डेट अभी भी हैं और आगे भी हो सकता रहे, तो टिल डेट हम इनको मानते हैं। तो कितना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है एंड टॉप पोजीशन स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे। जो बाइडेन की बात करें, पुरानी बुक जिनके पास एक पुरानी मॉड्यूल है वहां आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम किया होगा, इस बार अपडेटेड मॉड्यूल आई है, इसलिए 2 मोस्ट टॉक्ड इन द न्यूज उनको हाईलाइटेड कहा है, व्लादिमीर पुतिन एंड जो बाइडेन। Joe Biden is an American politician and the 46th and the current president of US. 46th को अंडरलाइन करेंगे एंड US को अंडरलाइन करेंगे। क्लियर है सबको? प्लीज कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखे। आई नो आई एम जस्ट लिटिल फास्ट, लेकिन ये चैप्टर आज हमें खत्म करना है बिकॉज टाइम बहुत कम है। हाँ, कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लेना, लेकिन छूटेगा कुछ नहीं। काफी कुछ इररिलेवेंट चीजें होती हैं जो एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें अभी आपका प्रीशियस टाइम चल रहा है, नवंबर में एग्जाम है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें और कुछ भी नहीं है। व्लादिमीर पुतिन इस 3 टर्म से ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है and served as an acting president succeeding to this at this resignation। कुछ भी नहीं है, बस रशिया के प्रेसिडेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ना है बुक्स एंड देयर ऑथर। बी लिटिल फास्ट, बुक्स एंड देयर ऑथर्स। अब तक का क्या सबको सब क्लियर है? कोई डाउट? इसमें भी सिर्फ अंडरलाइन करना है, कुछ भी खास नहीं है। वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट होता है? 23 अप्रैल 1995। मार्क दिस, 23 अप्रैल 1995। वर्ल्ड बुक डे की जो फाउंडर है बैरोनेस गेल लीबर्ग, इनको अंडरलाइन करेंगे। इनका कहना यह था कि चिल्ड्रन में या फिर किसी भी एजेस में, स्पेसिफिकली टू चिल्ड्रन, एक रीडिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए। टू एनकरेज रीडिंग हैबिट ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। डन। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल 1995। फाउंडर कौन है? बैरोनेस गेल लीबर्ग। सब अंडरलाइन कर लिए? नेक्स्ट, गांधी टोपी गवर्नर। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है अब, वेंकैया नायडू हैज रिलीज द तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर बाय पद्म अवॉर्डी डॉक्टर यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। तो 2 चीज होती है, एक बुक जिसने लिखा है राइटर, और एक बुक
जिसने रिलीज की है, लॉन्च किया है। समझे आप? इसमें रिटन का और रिलीज का डिफरेंस। रिटन मतलब खुद लिखा है, पर हम सोचते हैं ना बुक लॉन्च होती तो किसी बड़ी पर्सनालिटी से हम लॉन्च करवाएंगे, तो वही चीज है। अगर हम राइट किसी से करते हैं, कोई राइट किया है, तो लॉन्च किससे कराया है? वेंकैया नायडू। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे उस समय, इसलिए। डन? इससे ज्यादा मार्क नहीं करना है, इसमें सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके बेस पे है? मतलब हर किसी के राइटर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये कर्म योद्धा ग्रंथ किसकी लाइफ पे बेस्ड है? इट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उत्कर्ष श्रीवास्तव, नेहा गुप्ता, जानवी, दिव्यांशु। क्या सबको सब क्लियर होता जा रहा है? Good. Turbulence and Triumph, The Modi Years by Rahul Agrawal and Bharti S. Pradhan. A pictorial book traces the journey of नरेंद्र मोदी। अब दो चीजें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन इज कर्म योद्धा ग्रंथ किसकी लाइफ पे बेस्ड था? तो नरेंद्र मोदी की लाइफ पे बेस्ड था, और टर्ब्यूलेंस एंड ट्रियम्फ भी नरेंद्र मोदी की ही लाइफ पे बेस्ड है। ये तीन बुक्स के और नाम लिखने हैं, सिर्फ हेडिंग्स मार्क करना है। सर्वकार, द ईगोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, ये किसकी है? विक्रम संपन्न। विक्रम संपन्न ये किसकी लाइफ पे बेस्ड है? विनायक दामोदर सर्वकार, फ्रीडम फाइटर रहे थे ये, उनकी लाइफ पे ये बेस्ड है ये बुक। तो सिर्फ इस टॉपिक को कैसे कवर करना है? एक जगह बुक्स लिख लेना, डैश करके एक जगह ऑथर्स लिख लेना। अगर ऑथर्स का नाम नहीं दिया है तो किसकी लाइफ पे बेस्ड है ये पढ़ लेना। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग बाय श्री वेंकैया नायडू, ये भी ध्यान से देखो। इट वॉज लॉन्च्ड बाय होम अफेयर्स अमित शाह। द बुक इज बेस्ड ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने ये बहुत एजेड होने के बाद भी बहुत हार्ड वर्किंग थे। 330 पब्लिक एंगेजमेंट क्रॉस द कंट्री किए इन्होंने ड्यूरिंग दिस पीरियड। किसकी लाइफ पे बेस्ड है ये? वेंकैया नायडू। इनसे पहले और प्रेसिडेंट रहे, ये तो वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट जो बहुत अच्छा काम किए थे वो थे अब्दुल कलाम आजाद, वो भी स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, उनका फोकस रहता था स्टूडेंट्स को एनकरेज करना, मोटिवेट करना उनकी पब्लिक एंगेजमेंट में। विवेका दीपनी बाय आदि शंकराचार्य, इट इज रिटन बाय, ये अंडरलाइन करना है, रिटन बाय आदि शंकराचार्य। इस टॉपिक में कुछ भी खास नहीं था, बस बुक्स एंड ऑथर्स है, बस ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। वी हैव डन बिजनेस पर्सनालिटीज, वी हैव डन नेशनल लीडर्स एंड इंटरनेशनल लीडर्स, एंड वी हैव डन नाउ बुक्स एंड ऑथर्स। हम सीधे स्पोर्ट्स पे आएंगे, कुछ चेंजेस भी हैं वो भी कवर अप करेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में पहला ही पॉइंट है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कोई बता सकता है इसका पहले क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड was formerly known as what? अवार्ड का नाम क्या था? Anyone who can try मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले क्या बोला जाता? अभी रिसेंटली इनका नाम चेंज करके ये नया नाम रखा गया है, तो पुराना नाम क्या था? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे बेस्ड था। सोचो। कोई किसी को नहीं आ रहा है आंसर? इतना इजी क्वेश्चन।
मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड को पहले क्या बोला जाता था? गूगल चला, दिमाग चले ना चले गूगल तो चल ही जाता है। एक बस अभी भी नहीं मिला। ऐसे टाइम में तो नेटवर्क चला जाता है। यहाँ पे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एक आंसर ढूंढने में। ठीक है, ढूंढना तो आप ही को पड़ेगा। इतना भी हिंट दे दिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड गूगल ने दिया है साथ, दोस्तों ने दे दिया धोखा। चलो करेक्ट, दिव्यांशु सिंह राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ स्टूडेंट्स लाइफ कि आप इसको कैसे कवर करेंगे। एक बार पेजेस टर्न करो, पेजेस टर्न करो, सिर्फ देखो क्या चल रहा है स्क्रीन पे। ये दिख रहा है आपको? पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो इनमें से कोई भी 1, 2, 3 जो भी दे दे नाम, और आपको बताना होगा कि स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड। तो याद करना बड़ा मुश्किल है। बी वेरी प्रैक्टिकल। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बट क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि हम तो सिलेबस ही पूरा छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या चीजें नहीं पढ़नी है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। पर हाँ, कुछ चीजें होती है ना सिर्फ रीड वंस वाली, वो यही चीज होती है। रीड वंस मतलब अब आप एक एक नाम एक एक स्पोर्ट से याद करने बैठोगे तो फिर हो चुका। बट एक बार रीड कर लिया, दिमाग में बैठा, ओके, नहीं बैठा वो तो वैसे भी नहीं लिखने वाले थे आप। ठीक है, तो इन सारे नाम को सिर्फ एक बार पढ़ लिया जो कॉमनली नोन होते, जैसे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? जावलिन, जावलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। मिताली राज किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? मिताली राज पे भी रिसेंटली मूवी भी आई थी, क्रिकेट। ये पूरा एक्शन करके दिखा दिया। जावलिन थ्रो, क्रिकेट, सब चल रहा है यहाँ पे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पिक्चर मैचिंग में नहीं आएगा कि पिक्चर मैचिंग में आ रहा हो। रवि कुमार इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। अब याद करने में बस ये वाला जरूर लर्न करके जाना, बाकी सब रीड करके जाना, क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स हैं, ये लिमिटेड है, इनके 12 है बस। बाकी सब अर्जुन अवार्ड्स है, उसमें काफी ज्यादा है। आप सिर्फ मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड को इजी भी है और बहुत सारे नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, जैसे श्रीजेश पीआर, ये हॉकी में थे। जब हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल आया था, लास्ट गोल जब हो रहा था, यही फील्ड पे थे, तो ये भी नाम बहुत हाईलाइटेड था। तो ये आप जरूर कवर अप कर सकते हो, बाकी सब सिर्फ रीड करके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये क्यों दी जाती है ये ट्रॉफी? कि अगर कोई यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उनको दी जाती है, यूनिवर्सिटी को दी जाती है। तो लास्ट किसको मिला है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसको अंडरलाइन करना है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 ये अभी ऑनगोइंग चल रहा है। तो विनर कौन है ये तो हमें नहीं पता है। इट विल बी ऑन 13 नवंबर उनका फाइनल्स है, तो अभी तो नहीं पता है। तो ये पता होना चाहिए कि होस्ट मतलब कौन होस्टिंग कंट्री है, कहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहे हैं इस समय। इट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द होस्टिंग कंट्री। डन, सबका हो गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने।
आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इस समय कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑलरेडी हो चुका है और किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसने जीता है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें पढ़ना बेकार है। ये 15 मार्च से पहले का था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें दिमाग मत लगाओ, तभी तो सामने आंसर्स मार्क करवा रहे हैं। इसमें जो कुछ लिखा है ये मैच शुरू होने से पहले का था। Who won Women's Cricket World Cup 2022? इजी हो गया ना। मेंस क्रिकेट जहां पे होस्ट हो रहा है वही कंट्री विनर थी वुमेन्स क्रिकेट टीम में। इट इज ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विनर थी। इजी हो गया। जो मेंस क्रिकेट टीम की होस्टिंग कंट्री है वही वुमेन्स क्रिकेट टीम की विनिंग कंट्री है। क्वालिफिकेशंस वगैरह नहीं पढ़ना है। टोक्यो पैरालंपिक्स आ गया। यू नो व्हाट इज पैरालंपिक्स? पैरालंपिक्स क्या होता है? जो ओलंपिक्स डिसेबल पीपल के लिए होता है, डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है, उसको हम पैरालंपिक्स कहते हैं। डन। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है पढ़ने को। डायरेक्टली आएंगे लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स पे। कम टू पेज नेशनल सिंबल्स। ये जो ऊपर चार्ट दिया है ये खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है उसके फायदे बता रहा है। बट आपका एग्जाम कौन सा है? इट इज सब्जेक्टिव कि आपको 5 पॉइंट किसी के बारे में लिखना होगा, 10 पॉइंट लिखना होगा, नहीं। खेलो इंडिया प्रोग्राम यूथ प्रोग्राम के बारे में इनके फैक्ट्स लिखना है। हम डायरेक्ट स्किप करते हुए सब आएंगे लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स पे। डन। पेज नंबर 43। हो गया सबका? चलो स्टार्टिंग विद इंडिया। कोई बता सकता है इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? आई मस्ट से सब गलत बोलेंगे। कोई चैलेंज है? नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लैंग्वेज की बात हो रही है, स्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है। नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, आप लोग रोज संस्कृत में बात करते हैं? लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया यहाँ पे। नेशनल लैंग्वेज की बात हो रही है। नेशनल लैंग्वेज हिंदी की इंग्लिश, कुछ संस्कृत वाले भी आ गए हैं। नेशनल हिंदी की इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियली लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी दोनों है, हिंदी एंड इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होती है, नेशनल लैंग्वेज अलग होता है। हमने नेशनल लैंग्वेज नहीं अडॉप्ट किया बिकॉज इंडिया इज मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेजेस होती है इस वजह से। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टॉपिक हमेशा हम लोग लिख के आते थे, वो इसीलिए है क्योंकि हमने कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज स्टेटेड इन अंडर आर्टिकल 345। लिखो, सब मार्क करते चलो कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है। आर्टिकल 345। मार्क दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। आर्टिकल 345 सब्जेक्ट टू प्रोविजन लिखा है वो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। ठीक है। 8th शेड्यूल में ये लाइन, 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि जो हमारी लैंग्वेजेस है, जो 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है वो किस शेड्यूल में रखा गया है? इट इज 8th शेड्यूल। डन। इस 8 शेड्यूल को 22 लैंग्वेजेस को आप एक बार रीड कर लो। उसकी बेसिस पे 2 क्वेश्चन है, पहले रीड कर लो फिर पूछेंगे।
ठीक है, साथ में रीड करते हैं। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। ठीक है, अब क्वेश्चन इज फर्स्ट, इज हिंदी द पार्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस? नहीं है। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा था? इज इंग्लिश पार्ट ऑफ नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में क्या इंग्लिश पार्ट है? श्योर? देखो 22 में से कहीं इंग्लिश लिखा है? अब अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट हम ध्यान से पढ़े हैं। ठीक है, तो याद रखना, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, इंग्लिश नहीं है। अब ये अभी तो याद है, एग्जाम तक भूल जाऊंगी। यहाँ पे ब्रैकेट में यहीं पे लिख लो, इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन 22 लैंग्वेजेस। यहाँ पे लिख लो, इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन 22 लैंग्वेजेस ऑफ शेड्यूल 8। ठीक है, 8 शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस में से हिंदी, संस्कृत है, इंग्लिश नहीं है। क्लियर है? अब इससे फायदा क्या है, जब एग्जाम में पेज पलटते हैं ना, बस पेजेस पलटते हैं, तो ये सारे पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है। पर ये पॉइंट अगर कुछ साइड में लिखा है तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट था इसमें लिखा है, उस पर निगाह अपने आप चली जाएगी। नेक्स्ट, सीधे लैंग्वेजेस इन न्यूज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पे आते हैं। लैंग्वेजेस इन न्यूज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, बड़ी अच्छी चीज है ये। मदर लैंग्वेज इज समथिंग जिससे हम सब बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। हिंदी है, कुछ लोगों की गुजराती होती है, बंगाली होती है, भोजपुरी होती है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो हम घर में सीखते हैं। तो मदर लैंग्वेज इज समथिंग वेरी क्लोज। बट सपोज करो, सबका फुल फोकस यहाँ पे चाहिए कि सपोज करो अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ले रहा है और आप ही की मदर लैंग्वेज को बैन कर दे कि आप इसको बोल नहीं सकते, या फिर चलो बोलना अलाउड है पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना छोड़ दें, मतलब काम काज जो होगा वो आपकी मदर लैंग्वेज में ना होगी, किसी और लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो फिर आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाला जा रहा है जिससे आप रेगुलर बोल सकते हो। सपोज हो सकता है किसी और को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले जो आपको शायद बोलना या समझना या पढ़ना नहीं आता हो, डिफिकल्टी होगी कि नहीं होगी। एक तरीके से अगर सोच लो, स्पेनिश को रख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे है। स्पेनिश यहाँ पे कितने लोगों को आती है? किसी को नहीं आती है। मान लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि स्पेनिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते, न बोलना आता, न पढ़ना आता, लिखना आता। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सारे कामकाज अब किसमें होंगे? स्पेनिश। क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते। यही कुछ कहानी हुई थी, ऐसी कहानी बांग्लादेश। कहानी ये थी कि जब इंडिया आजाद हुआ तो 2 पार्ट था, एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान क्या है? ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था और बीच में था इंडिया। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश है। ठीक है, वो पार्ट पाकिस्तान के साथ अलग हो गया इंडिया से, 1947 में इंडिया से अलग हो गया। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रिलेशन भी कुछ अच्छे नहीं थे। फिर एक दिन आता है 21 फरवरी 1952। 21 फरवरी 1952 आया। उस दिन कहानी ये हो गई थी कि वेस्ट पाकिस्तान ने ऑर्डर पास किया कि पूरे पाकिस्तान मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी जाएगी। किसको? उर्दू को। जो ये पार्ट था ये बांग्ला बोलने वाला ज्यादा था, उर्दू नहीं। इसका फिर बहुत जोर से प्रोटेस्ट होता है। स्कूल के कुछ यूनिवर्सिटीज के लड़के जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और उनमें से 4 लड़कों को गोली मार दी जाती है। ये कहानी हुई तब और ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर आगे चल के बांग्लादेश इनसे अलग भी हो गया।
पाकिस्तान अलग ही कंट्री, बांग्लादेश अलग ही कंट्री। बट उस 21 फरवरी को जो वो उन 4 बच्चों की मौत हुई थी सिर्फ मदर लैंग्वेज को लेकर, उस दिन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देखो बहुत सिंपल होता बताने के लिए कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है, बट शायद अगर ये कहानी अब याद हो गई होगी तो ये दिन भी, ये डे भी याद होगा कि मदर लैंग्वेज क्यों था। 21 फरवरी 1952 को प्रोटेस्ट हुआ, इस वजह से 21 फरवरी को क्या माना जाता है, मदर लैंग्वेज डे। क्या सबको ये मदर लैंग्वेज मूवमेंट क्लियर है? सबको समझ में आया हुआ क्या था और हम क्यों ये दिन मनाते हैं? बहुत छोटी बात लग रही है पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, वो लैंग्वेज जिसके साथ आप कंफर्टेबल ही नहीं है। डन। अब इसकी थीम भी लिखेंगे, साइड में कहीं लिख लो द थीम, आई थिंक यहाँ लिखी हुई है। द थीम ऑफ 2022 इज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल। गूगल में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्रांसलेटर भी आ गया, अब तो इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करना है कि आप मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट कर सको। आपको अपनी लैंग्वेज के साथ साथ अगर किसी और लैंग्वेज में भी आपको बात करना है, टूरिज्म आई थिंक सबसे बड़ा पार्ट रहता है। जब आप किसी और कंट्री में घूमने जाते हैं, लैंग्वेज नहीं आती, पर आई थिंक गूगल है जो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो वो थीम उसी बेसिस पे रखी गई है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हो गया, सब मार्क कर लिए। अब इजी है क्यों हम लोग मातृभाषा दिवस, इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी बोलते हैं, वो क्यों मनाते हैं। यहाँ पे लिखा है मातृभाषा दिवस, लास्ट लाइन। डन। नेक्स्ट टॉपिक इज हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस। The Hindi Divas is also celebrated every year on September 14. हर बार कोई थीम नहीं होती है, मतलब जरूरी नहीं आपको थीम मिलेगी, कुछ डेज सिर्फ एज इट इज भी आपको याद करने होते हैं। मार्किंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे when the country's constituent assembly adopted Hindi as the official language of India. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला उस दिन अडॉप्ट किया गया था, इस वजह से नेशनल हिंदी दिवस सितंबर 14 को मनाते हैं। डन। हिंदी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई अगर सच में बता दे स्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। व्हाट इज स्क्रिप्ट नोन एज हिंदी, सब गूगल मत करो, कुछ तो दिमाग भी लगा सकते हैं। स्क्रिप्ट इज लिपि। बचपन में भाषा वाले चैप्टर में ये पढ़ते थे, पता नहीं था आज काम आने वाला था। आई थिंक थर्ड से लेकर 8, 9 पता नहीं कब तक ये पहला चैप्टर कभी बनता ही नहीं। भाषा एंड उसके भाषा एंड लिपि करके पहला चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट। According to organization in ethnologue, Hindi is the third most spoken language. Done? अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं नेशनल सिंबल्स पे। बहुत इजी सा है, कुछ खास नहीं है। आई थिंक ये बेसिक जनरल नॉलेज है जो सबको पता होगा। नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं? क्लियर है? अब तक का क्या सब क्लियर है? आई थिंक एक क्लास और इसमें लग सकती है, क्योंकि नेशनल सिंबल्स के बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स बचा है, फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बची हुई है, आर्ट एंड कल्चर, एंड तब ये जाके चैप्टर खत्म होगा। बड़ा चैप्टर था, पहले से ही पता था। अब लेसन 2 एक बार देखो आप, लेसन 2 कितना छोटा है,
2-3 टॉपिक होते हैं इसमें, आरबीआई है, सेबी है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड वो चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा। लेसन 2 कितना छोटा है, 2 टॉपिक आरबीआई एंड सेबी बस। एंड लेसन 1 अभी भी 3 से 4 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ही है, और जब स्कोरिंग है तो फिर पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चन आता है कि बस एमसीक्यू फॉर्म में ए बी एंड सी डी, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं, तो ये चैप्टर आप डिटेल में कवर अप कर सकते हैं। नेशनल सिंबल्स में पहला है नेशनल फ्लैग। बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी, ये सब कुछ आपको पता ही है। नेशनल फ्लैग इज हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर, डीप सैफ्रॉन एट द top, white in the middle and dark green in the bottom with equal proportional. The ratio of the width is 2:3. अभी 2:3 को कहीं साइड में लिख लो। 2:3 इसकी width का रेशियो है। It is the center with navy blue चक्र with 24 spokes which represents a चक्र। अब हर कलर एक आपको किसी चीज का मतलब बताता है। ये गाना भी है ना कि हरा रंग किस चीज का होता है, केसरिया किस चीज का, ये सारी चीजें। तो उसमें टॉप सैफरन कलर इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड करेज, स्ट्रेंथ एंड करेज को अंडरलाइन करेंगे। द वाइट मिडिल बैंड इंडिकेट्स पीस एंड ट्रुथ, तो पीस एंड ट्रुथ को अंडरलाइन करो। द ग्रीन शोज द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस ऑफ लैंड। ये डिजाइन एडॉप्ट कब किया गया था? लास्ट लाइन 22 जुलाई 1947। देखो क्वेश्चन बहुत इजी नहीं आ सकता कि 3 कलर है, तीनों कलर का क्या रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नेशनल फ्लैग किस दिन एडॉप्ट किया गया था? इट इज 1947, 22 जुलाई 1947, और इसकी विड्थ को आपको पता होना चाहिए 2:3। नेशनल करेंसी इट इज रुपी सिंबल। पहले हम लोग कैसे लिखते थे? RS रुपीस। अब कैसे लिखते हैं? वो हिंदी वाला जो R आता है वो उसको हम उसको लिखते हैं। तो उसको डिजाइन किसने किया था? उसको डिजाइन किया था एक डिजाइन उदय कुमार। आपको नाम लिखना पड़ेगा, उदय कुमार। नेशनल करेंसी उदय कुमार ने डिजाइन करी है। It was adopted in 8 July 2011. Sorry, officially adopted in 2010 and started in circulation in 2011. Done. Do it very fast क्योंकि बहुत कॉमन चीजें हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। State emblem. The state emblem is the adaptation from Sarnath lion capital Ashoka. I think this gives us prestige कि हम लोग वहीं रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये मॉड्यूल कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू सारनाथ, ये हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। सारनाथ लायन कैपिटल अशोका से ये अडाप्ट किया गया है। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लायंस। तो 4 लायंस वाला सबको पता है कि 4 लायन होते हैं, बट इसमें और भी एनिमल्स होते हैं जो इनके साइड में नहीं है, ये नहीं पता था किसी को। 4 लायंस बैक टू बैक स्टैंड होते हैं, जो एक छोटी सी बिट साइड में होती है, उसमें छोटे छोटे एनिमल्स बने। आप ध्यान से उस फोटो में देखो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है, इस वजह से उतना नहीं दिखता है। अगर मोबाइल में जूम करके देखो तो उसमें कुछ एनिमल्स दिखते हैं। वो कौन कौन से हैं? एलिफेंट, हॉर्स, बुल। 4 एनिमल्स हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लायन तो है ही। ठीक है, डन। नेशनल बर्ड इज पीकॉक, बट इसका साइंटिफिक नेम पढ़ा है कभी किसी ने? पीकॉक को साइंटिफिकली क्या कहते हैं? इट इज पैवोक्रिस्टाटस। पैवोक्रिस्टाटस। आज के बाद जब पीकॉक कभी देखना मत बोलना मोर आया है, पीकॉक आया है, इस पार्ट देखो पैवोक्रिस्टाटस है। घर वाले सोचेंगे इस लड़की को क्या हो गया है।
ठीक है। नेक्स्ट नेशनल एनिमल टाइगर, इट इज पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल फ्लावर लोटस, लोटस का साइंटिफिक नेम लिखा है नीलंबो न्यूसीफेरा गार्डन। इससे अच्छा हम लोटस ही बोल देंगे, छोड़िए मैम ये वाला नहीं बोल पाएंगे, ये वाला हटाते हैं। डन। ओलंपिक सिंबल्स, ओलंपिक सिंबल्स पे आएंगे डायरेक्ट। बहुत कम चीज अंडरलाइन करनी है, क्विकली खत्म करेंगे। ओलंपिक सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिंग्स? 5 रिंग्स। और 5 रिंग्स के डिफरेंट 5 कलर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। 5 रिंग्स विद ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ये अंडरलाइन तो कर दोगे, बट इससे बेटर है ओलंपिक सिंबल के बगल में ही ये लिख दो, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। डन। फाइव रिंग्स किसका सिंबल है? 5 रिंग्स इज द सिंबल ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करके रखने के लिए द सिंबल एक्सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट एंड रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। स्पोर्ट्स इज समथिंग व्हिच कनेक्ट्स एवरी कंट्री। इंडिया पाकिस्तान में अगर रिलेशन अच्छे नहीं है, पर स्पोर्ट्स के दौरान तो खेलते ही ना सब साथ में, तो दैट इज स्पोर्ट्स, सब चीज से बढ़कर है। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये भी अभी पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, इसको आज खत्म करना है। अवार्ड्स एंड ऑनर, 3 बड़े सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? 3 बड़े हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न अलग, और फिर पद्म के 3 जो होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। ठीक है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री एंड भारत रत्न। भारत रत्न में जो मैटर दिया हुआ है वो तो एकदम इजी है, क्योंकि वो 2019 में लास्ट दिया गया था। इट वाज श्री प्रणब मुखर्जी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। नानाजी देशमुख एक सोशल वर्कर थे, एंड श्री भूपेन हजारिका। एक वर्ड बार बार लिखा है पोस्टुमसली, किसी को मतलब पता है पोस्टुमसली का? व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुमसली? पोस्टुमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ। डन। अगर किसी को आफ्टर डेथ दिया जाता है ऑनर, क्योंकि जो रिलेटिव्स होते हैं वो आगे रिसीव करते हैं, तो हम उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? पोस्टुमसली। जिनकी डेथ हो गई उनके आगे। डन। द अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये 3 चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग है। एक में लिखा है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, एक में लिखा है हाई ऑर्डर, और एक में फिर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो कैसे याद करें, क्योंकि यही लाइन आएगा विच अवार्ड हैज बीन गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, या फिर हाई ऑर्डर के लिए, या फिर सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। तो इसमें क्या करना है, जो ऐसा वर्ड जो बाकी 2 में नहीं है उनको हाईलाइट करना है। लाइक एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए पद्म विभूषण, हाई ऑर्डर के लिए भूषण, पद्म भूषण, और सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड लिखा है तो पद्मश्री। डन। एक चीज याद रखना, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है कि अगर भारत रत्न आपको मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री में से कुछ भी मिला है, आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते भारत रत्न दिस, जैसे प्रणब मुखर्जी इस भारत रत्न, तो आप नहीं कह सकते भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। उनके नाम के आगे एज अ टाइटल, जैसे आप मिस्टर यूज करते हैं, उसके आगे आप भारत रत्न यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों रिस्ट्रिक्शन है? हम किसी इन अवार्ड्स को हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, क्यों नहीं कर सकते, और ये सब कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते।
तो फिर हम डॉक्टर क्यों लगाते हैं, फिर हम CS क्यों लगाते हैं, हम CA क्यों लगाते हैं? अच्छा, वो ऐसे ही मिल गया। ओन वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, एकेडमिक वर्क के लिए मिला है। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन रख सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर नाम के आगे लगता है, बट आप कभी पद्म अवार्ड मिस्टर दिस नहीं बुला सकते। ये लिखा कहाँ है? आर्टिकल 18 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 18 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि हम नहीं लगा सकते। तो फिर मेजर, जनरल मेजर, ये सब क्यों लगा देते हैं? वो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही है। स्पोर्ट्स की फील्ड में एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इस वजह से उनके नाम के आगे क्या लगा रहता है? मेजर। तो वो अलाउड है, पर अवार्ड्स अलाउड नहीं है। एक बात थी कि सचिन तेंदुलकर को बोला गया था कि हम आपको लॉर्ड की उपाधि देंगे। वहाँ पे जैसे ब्रिटिशर्स आए थे तो बहुत सारे लॉर्ड थे ना, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड दिस, लॉर्ड, तो लॉर्ड वर्ड उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। तो ये उपाधि दी गई थी सचिन तेंदुलकर को, बट वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। इंडिया में कोई भी पर्सन लॉर्ड या फिर इस टाइप के टाइटल्स यूज नहीं कर सकता अपने नाम के आगे, क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी है ना। कोई भी, ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर इक्वल। ऐसा नहीं हो सकता कोई लॉर्ड है कोई नहीं है, ये सब नहीं, ये हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है। इस वजह से सचिन तेंदुलकर ने उसको मना कर दिया। आप यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, बहुत लंबी लिस्ट होती है। 107 है पद्मश्री, 107 है पद्मश्री। तो क्या सब याद करने हैं? भारत रत्न आपको याद करना पड़ेगा, 3 ही नाम है, और पद्म विभूषण आपको याद करना पड़ेगा, वो भी क्यों? बहुत कॉमन है। राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, ये कौन थे? CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी। श्री कल्याण सिंह, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट इट, लर्न दिस। बाकी आप सिर्फ रीड करके छोड़ देना, क्योंकि इतना पॉसिबल किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है कि 107 बार याद करना। नेक्स्ट, अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फादर ऑफ कौन है? इंडियन सिनेमा, धूंधीराज गोविंद फाल्के। इनका हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, बात इज एज इम्पोर्टेंट, ये आने की चांसेस रहती है। अवार्ड किसको मिला वो तो एक क्वेश्चन है ही। हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? धूंधीराज गोविंद फाल्के, पॉपुलरली नोन एज दादा साहेब फाल्के। इनकी कौन सी फिल्म आई थी? He made the first Indian feature film राजा हरीशचंद्र in 1930। तो इसको भी अंडरलाइन करना है, राजा हरीशचंद्र फर्स्ट फिल्म थी इनकी। अभी 2022 में किसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है? ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है वीकली सेशंस में। किसको मिला? हाँ, पढ़ा तो आपने सब रखा है, याद ही तो नहीं रहता हम लोग को। 2022 में वीकली सेशंस में पढ़ाया हुआ है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है। It starts with A. It starts with A. Next letter is S. कुछ तो अब बताओ। दो हफ्ते बाद वाला याद नहीं है, 3 महीने जो पढ़ाया है वो क्या याद रहेगा? आशा पारिक, आशा पारिक को मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसमें कंप्लीट एक विनर की लिस्ट भी दी गई हुई है कि बाकी क्या क्या चीजें किसको मिली है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज, बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह फ्रॉम फिल्म 3083। जो रीसेंट वाले थे उसमें मैंने अजय देवगन भी पढ़ाया था, ये याद डन। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिस यूनिवर्स 2021।
मिस यूनिवर्स 2021। तो किसको मिला था? हरनाज संधू, हरनाज संधू को मिला था। ये तो सब बच्चे पढ़ लेंगे, मेहनत करनी है तो ये है कि इंडिया में मिस यूनिवर्स अब तक कितनों को मिला है। बहुत ज्यादा नहीं है, ये 3 नाम है, 3 है। 3 नाम में से एक नाम तो हरनाज संधू हो गया, बाकी के 2 नाम अगर कोई बता सकते। और एक कौन है? मिस वर्ल्ड थी, मिस यूनिवर्स नहीं थी। एक लारा दत्ता और दूसरी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को मिला था 1994 में। सुष्मिता सेन 1994। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको ये बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि किसको मिला इंडिया में, कि इनमें से किसको नहीं मिला है। जब आपको 3 नाम पता होगा तब आपको वो 4था नाम समझ में आएगा कि इनको नहीं मिला है। अभी इनके साथ एक ऐश्वर्या राय हो जाती या फिर मानुषी चिल्लड़ को डाल देते, सब कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि मिला तो था ही। अब आपको ये नहीं पता था कि मिस यूनिवर्स मिला है कि मिस वर्ल्ड। लारा दत्ता, सुष्मिता सेन एंड हरनाज संधू। लारा दत्ता को इन द ईयर 2000 और हरनाज संधू को कब मिला है? 2021। न्यूज में हाईलाइटेड था, 21 साल बाद आया मिस यूनिवर्स का ताज। 21 साल बाद आया, तो 21 साल बाद आया तो 21 साल पहले किसको मिला था? किसको मिला था? लारा दत्ता 2000 में। उनसे 6 साल पहले मिला है सुष्मिता से। डन, वी हैव डन विद दिस। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आज हम लोग ने ओवरऑल क्या क्या पढ़ा है जल्दी से बताएंगे। ओवरऑल आज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग में हम लोग ने स्टार्ट किया था बिजनेस पर्सनालिटी से। सब साथ में बोलेंगे, बिजनेस पर्सनालिटीज। फिर सेकंड टॉपिक लीडर्स, फिर बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? स्पोर्ट्स पढ़ा, उसमें भारत रत्न और 3 पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। एंड फिर हमने अवार्ड्स पढ़े। लैंग्वेजेस में, नेशनल लैंग्वेजेस में, नेशनल सिंबल्स में क्या क्या पढ़ा है? फ्लैग पढ़ा था, करेंसी पढ़ी है, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड। इसके साथ साथ एक बंगाली मूवमेंट जो था वो भी पढ़ा था। तो इंटरनेशनल मदर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 फरवरी 1952 में ये मूवमेंट हुआ था। इस वजह से हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब क्लियर है? ठीक है, तो फिनिशिंग इट फॉर टुडे। हम लोग आज की क्लास फाइंड आउट करते हुए अब कल मिलेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? इंटरनेशनल